डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। नए हफ्ते की शुरुआत, मंडे का दिन, आज सोमवार, तो संडे छुट्टी थी, आप लोगों की भी छुट्टी होगी। कोरोना के केस भी अब कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ढिलाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म ना हो हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो यही दुआ है कि पूरी फैमिली अच्छी रहे, सब कुछ ठीक रहे। आज की कहानी कुछ और थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई और आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए, तो मुझे लगा कि इस कहानी के ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। ख़ास तौर पर एक सवाल ये जो पिछले 3 महीने से आप में से तमाम लोगों ने पूछा, मनसुख हिरेन का कत्ल कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे, उस दिन क्या हुआ, उस रात क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो अफवाहों को अगर हम साइड में रखें, कोर्ट के अंदर एनआईए ने जो चीज़ें कही हैं वो रिकॉर्ड पर है, और उसी रिकॉर्ड के ज़रिए ये पहली बार पता चल रहा है कि 4 मार्च की रात और शाम को क्या कुछ हुआ मनसुख हिरेन के साथ। मनसुख हिरेन का कत्ल किसने किया? क्या सचिन वाजे वहाँ मौजूद थे? क्या प्रदीप शर्मा वहाँ मौजूद थे? कातिल कौन थे? अपने हाथों से किसने मारा? तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता था, मैं भी जानना चाहता था। और इत्तेफाक से फ्राइडे को जब प्रदीप शर्मा की पुलिस कस्टडी लेने के लिए एनआईए की कोर्ट में पेश किया, तो अदालत ने पूछा कि आप तो 2 महीने पहले 2 बार पूछताछ कर चुके हैं, अब 2 महीने बाद आपको गिरफ्तारी करने की सूझी, तो 2 महीने तक आप क्या कर रहे थे? तब एनआईए ने बताया कि 2 महीने पहले उन्होंने पूछताछ की थी, तब उन्हें शक था, लेकिन फिर एक ऐसी गिरफ्तारी हुई 17 जून को, जिसके बाद प्रदीप शर्मा के खिलाफ पुख्ता सबूत आए, और उसी के बाद प्रदीप शर्मा को लास्ट जो थर्सडे है को गिरफ्तार किया गया। तो जो एनआईए की कहानी है मनसुख हिरेन की, वो कहानी ये है कि 4 मार्च को, आपको याद होगा, मनसुख हिरेन के मोबाइल पे कॉल आया और किसी क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले का फ़ोन था। उसके बाद मनसुख के घर से कह के निकलते हैं कि मैं अभी जाता हूँ और जल्दी लौट आता हूँ। फिर वो एक ऑटो पकड़ते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद से मनसुख हिरेन गायब। इसके बाद मनसुख हिरेन की अगले दिन 5 मार्च की सुबह मुमरा क्रीक में लाश मिलती है। तो अब घर से जब वो निकले करीब 8 बजे के आसपास, उसके बाद वो कहाँ थे? तो उस कड़ियों को जोड़ा है सारी एनआईए की टीम ने। मनसुख हिरेन अपने घर से निकलते हैं, ऑटो से निकलते हैं, और उसके बाद वो ठाणे पहुंचते हैं। ठाणे में ही एक जगह जाते हैं जहां पर सचिन वाजे और माणे, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है क्राइम ब्रांच के, वो दोनों वहाँ मनसुख हिरेन का इंतज़ार कर रहे थे। मनसुख हिरेन वहाँ ऑटो से उतरते हैं। इसके बाद सचिन वाजे से मुलाकात होती है, सतीश माणे भी साथ में, जो पुलिस इंस्पेक्टर। इसके बाद थोड़ी देर की बातचीत के बाद सचिन वाजे और माणे ये मनसुख हिरेन को 4 लोगों को सौंप देते हैं, ये कहकर कि वो इनके जानने वाले हैं, सारे दोस्त हैं, तो अब आप वहाँ पहुँच जाओ केस के इस सिलसिले में। अब एग्जैक्ट क्या बात हुई ये पता नहीं, लेकिन ये जो कड़ी जुड़ी, मनसुख हिरेन घर से निकले, उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे सचिन वाजे मौजूद थे, और फिर घोड़बंदर के पास सचिन वाजे और माणे मिलते हैं। इसके बाद थोड़ी देर की बातचीत होती है। चूँकि मनसुख हिरेन पैदल थे, ऑटो छोड़ चुके थे, सचिन वाजे और माणे वहाँ से निकल लेते हैं 4 लोगों के हवाले करके। और तब तक मनसुख हिरेन को कोई भी शक नहीं था कि उनके साथ अगले पल क्या होने वाला है। वो तो सचिन वाजे चूँकि दोस्त थे, तो जो जैसा कर रहे थे वैसा वो कह रहे थे, वो कर रहे थे। तो इसके बाद जो 4 लोग थे, जाधव, मोतकारी, शेलार बल्कि, और सोनी, ये 4 शख्स थे जिनको हवाले किया सचिन वाजे ने। ये चारों तवेरा कार रेड कलर की गाड़ी में वहाँ पर पहुँचे थे। अब सचिन वाजे निकल गए, मनसुख हिरेन इन 4 लोगों के साथ रेड तवेरा में बैठ जाते हैं। गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। वक्त करीब 9 से 10 के बीच का था। इसके बाद एनआईए के मुताबिक थोड़ा आगे जाने के बाद इनमें से 2 लोग, जो सोनी और एक दूसरा शख्स मुतकारी, ये अचानक हमला करते हैं गाड़ी के अंदर ही, और मनसुख हिरेन का गला दबाते हैं। मनसुख हिरेन अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते। वो दोनों ताकतवर थे, 2 साथी और बैठे हुए थे, वो भी उनकी मदद करते हैं, लेकिन असल गला इन दोनों ने दबाया, और इसके बाद मनसुख हिरेन की गाड़ी में ही मौत हो जाती है। फिर वो गाड़ी को लेकर मुमरा क्रीक पहुंचते हैं, और मुमरा क्रीक में ले जाकर लाश को समंदर में फेंक देते हैं।
उन्हें ये अंदाज़ा था कि रात को एक ख़ास टाइम है, शायद 12 के आसपास का, जब हाई टाइड आता, हमेशा लहरें तेज़ होती हैं समंदर की, तो उसमें लाश बह जाएगी और बहुत दूर निकल जाएगी, मुंबई की सीमा से बाहर। लेकिन इत्तेफाक ये कहिए कि इस केस में कुछ निकलना था। उस रात हाई टाइड आई नहीं, पानी की रफ्तार बड़ी स्लो थी और लाश जाकर एक किनारे में कीचड़ में फंस गई और इसकी वजह से सुबह किसी राहगीर की नज़र पड़ी, उसने पुलिस को खबर दी, फिर ये लाश मिली। तो ये कत्ल हुआ। इसके बाद जाधव और शेलार ये दोनों वहाँ से आते हैं मुमरा क्रीक से वापस। आने के बाद दोनों एक कॉल करते हैं। एक सचिन वाजे को कॉल किया गया और दूसरा किया गया प्रदीप शर्मा को, शायद ये बताने के लिए कि काम हो गया। ये 2 कॉल इत्तेफाक से दोनों रिकॉर्ड पे आ गए, CDR में आ गए और फिर दोनों निकल जाते हैं। अब यहाँ पे ही कई सवाल आए। असल में जब महाराष्ट्र ATS इस मामले की जांच कर रही थी NIA से पहले, तो महाराष्ट्र ATS ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे बहुत काम किया और पहली बार महाराष्ट्र ATS को ही ये पता चला कि इसमें एक प्रदीप शर्मा भी इन्वॉल्व है। उनका 12 साल पुराना एक मुखबिर जो उनके साथ है, शेलार, वो भी शामिल है। और इत्तेफाक से ATS की जांच सही आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच में NIA को केस दे दिया गया। सारे इनपुट्स, सारे इन्फॉर्मेशन अब ATS ने NIA को दे दिया। NIA के लिए बड़ा मददगार हुआ। NIA ने उसी CDR पे और उसी चीज़ों पे काम करना शुरू किया। जून, बल्कि 2 महीने पहले जब 2 बार बुलाकर पूछा गया, तब तक कोई सबूत नहीं था NIA के पास। लेकिन 17 जून को प्रदीप शर्मा का मुखबिर हाथ आ जाता है और वो गिरफ्तार होता है। इसके अलावा जाधव हाथ आता है। इन दोनों से जब पूछताछ होती है और उनको दिखाया जाता है कि तुम्हारे ये जो रिकॉर्ड हैं, असल में उस पूरी साजिश के लिए जो 5-6 लोगों की टीम बनी थी, उसमें 14 सिम खरीदे गए थे और उनमें से कुछ सिम का इस्तेमाल ये लोग आपस में बातचीत के लिए करते थे। उस सिम के CDR के ज़रिए ये निकला और उसमें आया नाम वाजे का, फिर आया प्रदीप शर्मा का। जो प्रदीप शर्मा का नाम आया तो फिर शेलार और वो दोनों उगल दिया सब कुछ और उन्होंने फिर प्रदीप शर्मा का रोल बता दिया। इसी के बाद प्रदीप शर्मा को लास्ट थर्सडे को गिरफ्तार किया गया। ये कहानी का एक पार्ट। दूसरा ये था, जिस रेड टवेरा कार में मनसुख हिरेन का कत्ल हुआ, पुलिस NIA उसे पहले ही जब्त कर चुकी थी। जब ये पता चला, क्योंकि कई बार मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे कार हैं जिसमें डाउट है कि जिसमें कत्ल हुआ होगा, तो उस कार को पुणे की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। और अभी लास्ट कल संडे की बात है, इसके जो मेन ये जो चारों हैं जो कार के अंदर थे और इंक्लूडिंग प्रदीप शर्मा, इनके DNA सैंपल भी लिए गए और पुणे की लैब में भेजा गया है। इससे ये इस्टेब्लिश होगा कि उस कार के अंदर जो फॉरेंसिक एविडेंस मिलेंगे DNA से भी मिल सकता है। तो 4 मार्च की रात को जो कुछ हुआ, मनसुख हिरेन के अलावा उस कार में इन चारों कातिलों की मौजूदगी वो साबित हो जाएगी। और प्रदीप शर्मा, अगर, हालांकि अभी तक ये नहीं है कि उस वक्त मौका वारदात पे वो थे, तो वो भी साबित हो जाएगी। इसलिए NIA ने एक बिना कोई रिस्क लिए हुए उनका भी सैंपल लिया है। तो अब ये चीज़ें कोर्ट में बड़ी कारगर साबित होंगी और इस DNA के ज़रिए NIA का कहना है कि वो इस्टेब्लिश कर देगी कि मनसुख हिरेन का कत्ल किन किन लोगों ने किया था। तो ये केस में आगे चलकर एक बड़ा अहम पुख्ता सबूत होगा। तो ये तो रही कहानी एक, जो NIA ने वहाँ सारी चीज़ बताई। अब इसके आगे कहानी बढ़ती है। जब NIA ने रिमांड मांगी तो कोर्ट ने ही पहले NIA को फटकारा, बोला कि आप तो 2 महीने पहले पूछताछ कर चुके थे, 2 महीने आपने क्या किया। तब NIA ने बताया कि जिन लोगों से पूछताछ हो रही थी हमें डाउट तो था, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था। अब जाकर सबूत मिला है इस शेलार और जाधव की गिरफ्तारी की शक्ल में, इसलिए अब हमें गिरफ्तारी चाहिए और पूछताछ करनी है। इस पर अदालत ने प्रदीप शर्मा से पूछा कि आपको क्या कहना है। प्रदीप शर्मा ने जो कुछ अदालत में कहा वो ये था कि मुझे मेरे पुलिस फोर्स के ही कुछ लोग साजिशन फंसाना चाहते हैं केस में। उनका कहना था कि थर्सडे की सुबह जब NIA उनकी टीम आई घर पे और उनको गिरफ्तार किया, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे ज़रा सा भी मैं इसमें शामिल होता तो मैं घर पे सो नहीं होता बल्कि भाग जाता। ये भी कहना है कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से शेलार को वो जानते हैं, जो लेकिन संतोष शेलार को, लेकिन वो 12 साल उनके लिए मुखबिरी किया है। बाकी 3 को नहीं जानते। उनके घर से एक रिवॉल्वर भी मिला NIA को जिसका लाइसेंस ख़त्म हो चुका था। प्रदीप शर्मा ने अदालत को बताया कि 1997 में तब के पुलिस कमिश्नर ने उन्हें ये रिवॉल्वर दिया था। अब 97 में पुलिस कमिश्नर कौन थे मैं इस वक्त मुझे याद नहीं, पर उन्होंने कहा कि इस रिवॉल्वर का लाइसेंस जो है वो रिन्यू कराना भूल गए थे और लोडेड रिवॉल्वर उन्होंने घर में रखा था और बिना लाइसेंस रिन्यू कराए रखना ये भी इलीगल होता है। तो कुल मिलाकर प्रदीप शर्मा ने अपनी बेगुनाही दी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सचिन वाजे से कोई फ़ोन पे बातचीत नहीं हुई।
लेकिन ये रही बातचीत। दूसरी तरफ साइंटिफिक एविडेंस, उसमें जो एनआईए ने कोर्ट में रखा है वो ये कि 4 मार्च की रात कातिलों ने कत्ल करने के बाद एक कॉल वाजे को किया और एक प्रदीप शर्मा को तो क्यों किया। 4 मार्च की रात सचिन मनसुख हिरेन का आखिरी लोकेशन जो है मोबाइल का वो प्रदीप शर्मा के घर के बाहर ही क्यों मिला, ये इत्तेफाक है या फिर साजिश। इसके अलावा 2 मार्च को पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाकर सचिन वाजे से प्रदीप शर्मा मुलाकात करते हैं, ये क्या बात थी, जबकि प्रदीप शर्मा 2019 में रिटायर हो चुके हैं पुलिस फोर्स से, चुनाव लड़ा, उसके बाद नेता बन गया, शिवसेना ज्वाइन किया, अपनी संस्था चलाते हैं। तो फिर भी क्राइम ब्रांच में लोगों से मिलना जुलना और ये सारी चीज़ों का लेना देना क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ तक तो सब ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब शुरुआत हुई तो एनआईए ने ये कहा कि सचिन वाजे एंटेलिया साजिश का मास्टरमाइंड है। सचिन वाजे ने क्यों रची ये साजिश, क्यों प्लान किया उसने बॉम्ब गाड़ी के आगे। तो कहानी ये आई कि सचिन वाजे 16 साल की बर्खास्तगी के बाद वापस पुलिस फोर्स में आया था और वो कुछ बड़ा करना चाहता था, वाहवाही लूटना चाहता था अपने सीनियर अफसरों का। तो वो ऐसा कोई काम करना चाहता था और देश के सबसे अमीर आदमी अंबानी के घर के बाहर का कोई केस सॉल्व कर दे, इससे बड़ा क्या होगा। तो इसीलिए उसने ये प्लानिंग की, ये साजिश रची। और बाद में मनसुख हिरेन को भी उसने इस साजिश में शामिल किया, लेकिन उसे लगा कि मनसुख हिरेन कमज़ोर कड़ी है, मुंह खोल देगा, तो इसलिए उसने मनसुख हिरेन को रास्ते से हटा दिया। ये पहली कहानी थी, पहली थ्योरी थी। अब लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी और प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी ने इस थ्योरी पर सवाल खड़ा कर दिया। सवाल कैसे? अगर ये पूरी साजिश सचिन वाजे के दिमाग की उपज थी, वो वाहवाही खुद लूटना चाहता था, तो सवाल ये है कि फिर प्रदीप शर्मा इसकी साजिश में उसकी मदद करने के लिए आगे क्यों आए। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रदीप शर्मा का मुंबई पुलिस फोर्स से कोई लेना देना नहीं, 2019 में रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद चुनाव लड़ा है। वाहवाही लूटनी है सचिन वाजे को, उस वाहवाही लूटने में प्रदीप शर्मा का क्या फ़ायदा। यहाँ कोई उगाही भी नहीं हुई एक एंटीलिया के बाहर गाड़ी रखकर, या फिर ऐसा है कि केस अंबानी पैसा देंगे इतना सारा कि भैया तुमने हमारे घर और हमारी जान बचा ली, ऐसा भी अभी कोई सीन नहीं है। तो फिर फाइनेंशियली फ़ायदा है नहीं, सिर्फ वो अपनी वाहवाही लूटना चाहता है। अगर मान ले सचिन वाजे, वो अपने सीनियर अफसरों की नज़र में हीरो बनना चाहता है, मीडिया में फ़ोटो देखना चाहता है, टीवी पे आना चाहता है, और सब कुछ वाहवाही और शाबाशी बटोरने के लिए है। तो एक दूसरा शख्स, बेशक वो उसको जानता है, उसका गुरु है, लेकिन प्रदीप शर्मा का इन्वॉल्वमेंट फिर कोई तुक नहीं बनता। या तो बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल फ़ायदा हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं करोड़ों रुपए, तब तो समझ में आता है। सचिन वाजे को हीरो बनाने के लिए प्रदीप शर्मा जोखिम उठाकर क्यों उसकी मदद करेगा, पहला। दूसरा, फिर वो कत्ल वाले मामले में भी क्यों शामिल होगा। तो इसीलिए सचिन वाजे मास्टरमाइंड है, ये थ्योरी खारिज। अब दूसरी ये है कि सचिन वाजे के साथ फिर गुरु प्रदीप शर्मा शामिल। प्रदीप शर्मा क्यों साजिश रचेंगे, अब यहाँ ये सवाल उठता है। वो ये इसलिए कि प्रदीप शर्मा अब पुलिस फोर्स में तो है नहीं। एंटीलिया केस के बाहर कोई गाड़ी रखी जाए या कौन उसकी जांच करे या कौन केस को सॉल्व करे, इससे प्रदीप शर्मा को न तो वाहवाही मिलनी है, न पैसे मिलने हैं, न तारीफ होनी है, न हीरो बनना है, क्योंकि वो एक आम इस वक्त नागरिक हैं, तो उनका इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल तो हो नहीं सकता। तो उनका इससे क्या लेना देना, वो क्यों शामिल होंगे। यही दो चीज़ फिर तीसरी तरफ इशारा करती है। सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा, इन दोनों को एंटीलिया साजिश की पूरी जो तैयारी थी, जो साजिश रची गई थी, क्या ये मुमकिन है कि इन दोनों को मोहरा बनाया गया, और मोहरा बनाने वाला इनका भी बाप है, मतलब वो इनसे भी कोई सीनियर अफसर है। तो हो सकता है उस बड़े शख्स के कहने पर इन दोनों ने ये साजिश रची, और यहाँ पे ये बात गले उतर सकती इसलिए कि बेशक अब प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस से रिटायर, पुलिस से कोई लेना देना नहीं, राजनीति में है, लेकिन अगर कोई बड़ा कहता है कि तुम ऐसा करो, इसके बदले में हम तुम्हें कुछ देंगे, तो वहाँ पे बात बन सकती है। लेकिन फिर बात वहाँ पे एक सवाल ये आती है कि अगर मोहरा कोई मास्टरमाइंड तीसरा है, जो बड़ा है, सीनियर है, उसकी मंशा क्या, वो क्यों एंटीलिया के बाहर इस तरह का प्लान कर रहा था, उससे उसको क्या मिलना था। अब ये सवाल यहाँ, क्योंकि किसी भी क्राइम में मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मकसद क्या था। यहाँ आप 10 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें से आधे पुलिस वाले हैं। अब प्रदीप शर्मा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हो गए, सचिन वाजे हो गए, रियाज काजी हो गए, माने हो गए, ये सारे पुलिस वाले हैं। तो मोटिव क्या, इतने पुलिस वाले एक साजिश में क्यों इन्वॉल्व हैं, उन्हें कौन नचा रहा है, उन्हें कौन बता रहा है कि ये सब कुछ करना है। और सबसे बड़ी बात, एंटीलिया के बाहर रखकर एक विस्फोटक गाड़ी में
आखिर इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? सिर्फ वाहवाही, शाबाशी, या बात कुछ और है? NIA के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि उन्हें यकीन है कि ये साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये जड़ें सिर्फ सचिन वाजे के बाद प्रदीप शर्मा तक जाकर नहीं रुकती हैं, बल्कि इसे अभी खोदने की ज़रूरत है। प्रदीप शर्मा के आगे भी ये बात जाएगी। प्रदीप शर्मा 28 जून तक NIA की हिरासत में है, एक हफ्ता अभी बाकी है। हो सकता है इसे एक हफ्ते में NIA की टीम को बड़ा सबूत निकाल ले, हो सकता है इसे एक हफ्ते में प्रदीप शर्मा ही अपनी मुंह खोल दे, और हो सकता है इसे एक हफ्ते में इससे बड़ा कोई चेहरा सामने आ जाए मास्टरमाइंड के तौर पर। तो कुल मिलाकर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है और यकीन मानिए इसमें आगे कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर NIA के ऑफिसर जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बातों पे यकीन करें तो ये साजिश यहीं पे आके नहीं ठहरती, ना टिकती है, ना रुकती है। कहानी अभी आगे जाएगी और हो सकता है एक मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आए। तो फिलहाल हर एक की नज़र एंटीलिया केस पे है। फिर से 2 महीने की खामोशी के बाद कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें रुकी हुई थी, लेकिन अब अचानक डेवलपमेंट शुरू हो गया है। एक और चीज़ है कि चारों जो पकड़े गए, जिन चारों ने कत्ल किया मनसूख हिरेन का, NIA ने जब छापा मारा उनके अलग अलग ठिकानों और घरों पे, तो वहाँ से भारी मात्रा में कैश मिले और इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि ये कैश इन लोगों को प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे ने दिए थे। अब सवाल ये है, और वो भारी मात्रा में, हालांकि कैश बताया नहीं कि कितने लाख हैं, किस किस को कितने मिले, लेकिन ये कहना है कि काफ़ी पैसे हैं। अब सवाल ये है कि मनसूख हिरेन जैसे शख्स को कत्ल करने के लिए मुंबई के 2 टॉप कॉप, 2 सुपर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा, वो इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? फिर याद आता आपको या कि वो होटल में जो बैग CCTV में मिला था जिसमें कहते हैं कि बहुत सारे नोट थे, नोट गिनने की मशीन भी थी। तो इतने पैसे शामिल इस एंटीलिया की साजिश में मनसूख हिरेन की मौत में, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ तो बड़ी थी। अब वो क्या बड़ी थी, क्योंकि कहानी में गिरफ्तारी, बाकी सारी चीज़ें तो सामने आ रही हैं। एक सवाल का जवाब जो खाया जा रहा है वो ये है कि आखिर इस साजिश के पीछे मंशा और मकसद क्या थी, क्या हासिल करना चाहता था जो भी इसका मास्टरमाइंड है, जिसने इस पूरी प्लानिंग की, जो जिसने साजिश रची, उसका एम क्या था, उसका गोल क्या था, और यही पूरा देश जानना चाहता है। अब ये खुलासा NIA पहले करेगी वक्त से या चार्जशीट के दौरान करेगी, ये मालूम नहीं, या अगर कोई नई गिरफ्तारी होती तो उसके ज़रिए पता चलेगी। लेकिन ये है कि हिंदुस्तान में हाल के वक्त में शायद ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, और जिसमें अभी तक मैंने आपको बताया कि जैसे 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और इन 10 लोगों की गिरफ्तारी में अगर हम देखें तो ज़्यादातर पुलिस वाले हैं। इनमें से पहला सचिन वाजे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच। दूसरी गिरफ्तारी रियाजुद्दीन काजी, ये भी एक्स असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, मतलब सचिन वाजे के ही रैंक का। फिर सुनील माने, पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच। इसके बाद विनायक शिंदे, एक्स सिपाही कांस्टेबल ATS। इसके बाद एक नरेश गौर जो बुकी। फिर संतोष शेलार, ये मुखबिर, जो प्रदीप शर्मा का 12 साल से जो प्रदीप शर्मा के लिए मुखबिरी कर रहा था। आनंद यादव, प्रदीप शर्मा के करीबी जानने वाले। मनीष बसंत सोनी, प्रदीप शर्मा के जानकार। सतीश मोतेकारी, प्रदीप शर्मा के जानकार, और अब खुद प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी। तो करीब 7 इसमें पुलिस वालों से जिनका लेना देना, इनमें से एक मुखबिर भी है। तो ये हाल के वक्त में शायद पहला ऐसा मामला है। देखिए ये केस कहाँ जाता है। तो आज कहानी में इतना ही, अब मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।